हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइसमान क्लासेस। हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट किए हुए थे। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का ये लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है। तो शुरुआती 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, है ना। जैसे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। उसके बाद लाइन का इक्वेशन भी हम लोगों ने देखा, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे हम लोग निकालते हैं। ये सारी चीजें हम लोग जो पढ़ चुके हैं। उन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आप देखिए, क्योंकि आपके ये जो आगामी आने वाले एग्जाम है, टीजीटी पीजीटी के एंट्रेंसेज है, या आप और कोई भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स जो है 12th लेवल तक की पूछी जाती है, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्क्यू लाइंस क्या होती है। ठीक है ना। तो देखिए, स्क्यू लाइंस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को स्पेस में अगर हम लोग बात करें तो कुछ लाइन ऐसी होती हैं जो न तो पैरेलल होती हैं न तो इंटरसेक्टिंग होती हैं। ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन स्पेस देयर आर लाइंस विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। सच पेयर ऑफ लाइंस आर नॉन कोप्लनर एंड आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो देखिए, यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात यह है ना कि अगर ऐसी दो लाइन अगर आपको मिलेगी तो निश्चित रूप से वो नॉन को प्लेनर होगी, मतलब एक प्लेन में लाई नहीं करेगी। क्योंकि अगर एक प्लेन में देखिए, अगर दो लाइन में खींचूं तो या तो वो पैरेलल हो जाएगा, और अगर पैरेलल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो क्या करने वाला है? इंटरसेक्ट करने वाला है। अगर पैरेलल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करने वाला है। ठीक है। तो ऐसी लाइंस जो है, जो स्क्यू लाइंस होती है हमारी, वो नॉन को प्लेनर होती है। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो डेफिनेशन ये हो गई कि अगर स्पेस में आपको दो लाइन ऐसी मिल जाए जो कि न तो इंटरसेक्टिंग हो न तो पैरेलल हो। अब आप सोच रहे हो कि ऐसी लाइंस कैसे मिलेगी, कैसे हम इसको इमेजिन कर पाएंगे, कैसे देख पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक शेप मैंने बनाया, समझ लीजिए एक रूम है ये। ठीक है ना। एक रूम है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अगर एक लाइन में जीई के लॉन्ग ले लूं, जीई का लॉन्ग मतलब ये है कि जैसे ये छत है आपकी जो है, जो अगर हम रूफ की बात करें तो आपका जी जी डी ई एफ, ये आपका रूफ है, छत है आपका। इसमें डायगोनली एक लाइन अगर हम लोग ले लें, जीई के लॉन्ग एक लाइन ले लें। ठीक है। और जो दूसरा लाइन है हम लोग अगर ले लें कि एक दीवार के लॉन्ग, एक दीवार जैसे जो आपकी वॉल है, कौन सी वॉल है? ए बी ई डी। इस वॉल में डी से लेकर स्टार्ट करके बी तक एक लाइन खींचे, तो निश्चित रूप से ये लाइन ना तो पैरेलल होगी और ना तो इंटरसेक्टिंग होगी। ये तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है किस चीज का? स्क्यू लाइंस का एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। इसको आप अपने कमरे में कहीं भी इमेजिन कर सकते हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जो कि ना तो पैरेलल हो ना तो इंटरसेक्टिंग हो, ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि दो स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस हम लोग कैसे निकालें, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है। तो देखिए, अगर लाइन इंटरसेक्ट करती, अगर दो लाइन क्या करती? इंटरसेक्ट करती, तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना हो जाता? वो 0 हो जाता। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे मुझे ना तो पैरेलल है लाइन ना तो इंटरसेक्टिंग है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस लाइन पे एक पॉइंट लेंगे, इस लाइन पे एक पॉइंट लेंगे, और इसको हम लोग क्या करवाते जाएंगे? ज्वाइन करवाते जाएंगे। तो ज्वाइन करवाते जाएंगे तो अलग अलग टाइप के डिस्टेंसेस मिलेंगे इसमें, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट, इस लाइन पे एक पॉइंट लिया, इसको ज्वाइन करवाते जाएंगे तो इससे बहुत सारी डिस्टेंसेस आपको मिलेगी। इसमें से जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। और जो सबसे छोटी लाइन होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली होगी, वो निश्चित रूप से ये लाइन L1 के भी परपेंडिकुलर होगी और लाइन L2 के भी परपेंडिकुलर होगी। तो एग्जाम में आपसे दो लाइंस दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो आइए हम लोग इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे कि स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे हम लोग, है ना। इसका हम लोग बात करेंगे किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। क्या निकालने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। यहां पे मैं लिख देता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, स्क्यू लाइंस। ओके। ये हमारा टॉपिक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। हम लोग पहले इसका वेक्टर ट्रीटमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद कार्टेशियन ट्रीटमेंट देखेंगे इसका। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको दो लाइन दी जाए तो किस तरीके से दी जाएगी? आर इज इक्वल टू, ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि दो लाइंस आपको जो कैसे लेनी है वेक्टर फॉर्म में, उसको कैसे लिखते हैं। उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उन लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो आपको लाइन में बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी कि लाइन का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कैसे उसका स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं। ये सारी
चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी है। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां पे 3D का लेक्चर जो है आप देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिए ताकि फंडामेंटल्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे दो लाइन लेनी है तो मैं क्या लूंगा, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैमडा बी वन। ठीक है, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैमडा बी वन, ये मैंने पहली लाइन लिया। और दूसरी लाइन हम लोग क्या लेंगे, आर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू, ए टू प्लस म्यू बी टू। ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम में ये जो है आपको दो तरीके का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। एक बार जो है इस तरीके की लाइन हो दी जाएगी, और एक बार आपको इस तरीके की लाइन दी जाएगी, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैमडा बी और आर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी। ठीक है ना। तो वो ये नहीं बताएंगे कि ये स्क्यू लाइन है या क्या लाइन है या कैसी लाइन है, ये आपको पहचान करना पड़ेगा। कि देखिए तो इसमें दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है कि वो दोनों लाइन स्क्यू लाइन होगी, एक तो क्वेश्चन बनता है वो दोनों पैरेलल लाइन होगी। उसको कैसे पहचानेंगे आप एग्जाम में, देखिए उसका पहचानने का तरीका क्या है। देखिए अगर यहाँ पे कांस्टेंट के बाद जो ये वेक्टर लिखा है, जैसे यहाँ पे देखिए बी लिखा है और यहाँ पे भी क्या लिखा है, बी लिखा है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट के बाद जो वेक्टर लिखा रहेगा अगर वो सेम वेक्टर है या प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब समझ रहे हैं, आई जे के कंपोनेंट जो है उसका जो रेशियो है अगर वो सेम आ गया, या तो एग्जैक्टली सेम वेक्टर लिखा है, या तो आई जे के जो कंपोनेंट है उनका जो रेशियो है वो क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो, मतलब वो पैरेलल वेक्टर्स हों, तो हम लोग को कहेंगे, हम लोग बोलेंगे ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। तो वो सिर्फ क्वेश्चन ये पूछेंगे कि इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालिए या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जब स्क्यू लाइंस आपको देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो वेक्टर दिया जाएगा कांस्टेंट के बाद, ये वेक्टर b1 और ये वाला जो वेक्टर b2 है ये अलग अलग होगा। इसमें जो आई जे के कंपोनेंट है उसका रेशियो भी निकालेंगे अगर आप, तो वहां पे आपको सेम नहीं मिलेगा। ये उस चीज की पहचान होगी कि यहाँ पे हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला स्क्यू लाइंस के लिए लगाना है, और अगर यहाँ पे सेम वेक्टर मिल गया या आई जे के कंपोनेंट दोनों ही वेक्टर में उनका रेशियो सेम मिला तो आपको समझ लेना दोनों पैरेलल लाइन है, तब हमें पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला देखना है। ये दोनों टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो ये दिया होगा आपको। तो देखिए अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहूँ तो मान लीजिए एक लाइन ये है, और चूंकि ये लाइन 3D में है तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर ने यहाँ पे पैरेलल बना लिया, ये 3D में है। और दूसरी बात नॉन कोप्लेनर है, ना तो पैरेलल है और ना तो इंटरसेक्टिंग है, और ये एक प्लेन में भी लाइन नहीं कर रही है। पहली लाइन का इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, मतलब ये पॉइंट ए वन से पास होता है। कहाँ से पास होता है, पॉइंट ए वन से पास होता है। ठीक है ना। और जो दूसरी हमारी लाइन है वो कहाँ से पास होती है हमारी लाइन, वो लाइन हमारी पास होती है A2 से पास होती है। ठीक है ना। दूसरी लाइन हमारा मतलब दूसरी लाइन पे एक पॉइंट है A2। ठीक है ना। इसको मैं बना लेता हूँ, सपोज यस बोल देता हूँ, इस पॉइंट को टी बोल देता हूँ। टी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A1, यस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A2 हो गया। ठीक। मान लीजिए कहीं शॉर्टेज डिस्टेंस वाले जो लाइन है मान लीजिए वो वही है। शॉर्टेज डिस्टेंस वाली लाइन का मतलब ये हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस वाली लाइन मैंने आपको बताया था कि वो जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वाली जो लाइन होगी वो दोनों ही गिवन लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना। तो अब मुझे मान लीजिए उसको मैं नाम क्या देता हूँ, क्यूपी दे देता हूँ। ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो एस टी वेक्टर है, एस टी जो ये लाइन है या एस टी जो वेक्टर है, इसका हम प्रोजेक्शन निकाल देंगे, किसके अलावा निकाल देंगे, क्यूपी पे इसको प्रोजेक्ट कर देंगे। प्रोजेक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे देखिए प्रोजेक्शन क्या है, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि सपोज ये वेक्टर है आपका ए, ठीक है, और यहाँ इस डायरेक्शन में वेक्टर कौन सा है, बी है। अगर इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा, और ए को आप बी पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं मतलब आपको कौन सा लेंथ निकालना चाहते हैं, आप ए बी लेंथ निकालना चाहते हैं, तो आप ए बी को क्या बोलेंगे, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर बी। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए का बी पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये कॉन्सेप्ट वेक्टर में होता है कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी, ये प्रोजेक्शन होता है ए का बी पे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एस टी को अगर हम प्रोजेक्ट कर दें क्यूपी पे, ठीक है ना, मुझे क्यूपी ही निकालना है। क्यों प्रोजेक्ट करने का मतलब ये है कि चूंकि मुझे एस टी के बारे में जानकारी है तो एस टी के हेल्प से हम लोग पी क्यू के लेंथ निकालने जा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे ए बी लेंथ निकालना है अगर, और मुझे एडी के लॉन्ग वेक्टर मालूम है या एडी का डिस्टेंस मुझे मालूम है, ये सारी चीजें मालूम है, तो मैं ए बी वेक्टर को ए के टर्म में लिख सकता हूँ, या ए बी डिस्टेंस को एडी के टर्म में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। यही प्रोजेक्शन का काम है। तो मुझे क्यूपी निकालना है, लेकिन क्यूपी के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, और मुझे क्या मालूम, मुझे टीएस मालूम है, तो मैं टीएस को प्रोजेक्ट कर दूंगा, किस पे प्रोजेक्ट कर दूंगा, क्यूपी पे प्रोजेक्ट कर दूंगा। ठीक है। अब देखिए टीएस वेक्टर होगा क्या,
टीएस वेक्टर अगर मुझे लिखना हो, ठीक है ना, टीएस वेक्टर, तो मैं क्या लिखूंगा, ओ A2 माइनस A1, ठीक है। टीएस वेक्टर में क्या लिखूंगा, A2 माइनस A1। ये कैसे लिख दिया गया, देखिए अगर हम लोग ए बी वेक्टर की बात करें पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ओ बी माइनस ओ ए लिखते हैं। जो यहाँ पे सेकंड वाला ये लेटर है उसको ओ से जोड़ देते हैं, ओरिजिन से ओ बी, और माइनस क्या लिखते हैं, ओ ए लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे टीएस वेक्टर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ओ एस वेक्टर और माइनस ओ टी वेक्टर, ठीक है। तो यस का पोजीशन वेक्टर क्या है, A2 है, और टी का पोजीशन वेक्टर क्या है, A1 है। तो ये क्या बन जाएगा, टीएस वेक्टर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, A2 माइनस A1। तो टीएस वेक्टर बन गया। अब प्रोजेक्शन वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, मतलब जिस हम लोग ए का प्रोजेक्शन अगर बी पे निकालना है, यहाँ पर टीएस का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, क्यूपी पे निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, क्यूपी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्यू के अलोंग जो अगर हम लोग बात करें, जो पहली लाइन है हमारी वो क्या है, आर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। तो आप ये समझते होंगे कि यहाँ पे जो B1 वेक्टर होता है ना, वो फर्स्ट लाइन के क्या होता है, पैरेलल होता है। इसके अलोंग क्या है वेक्टर, एक B1 है, और जो दूसरा लाइन है उसके अलोंग वेक्टर कौन सा, B2 है, ठीक है ना। ये वेक्टर B1 हो गया, वेक्टर B2 हो गया। और अगर हम दो वेक्टर का क्या निकाल दें, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें, तो वो जो वेक्टर होता है वो उन दोनों ही वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर ये वेक्टर मैं लिखा ए, और मैंने ये कौन सा लिखा वेक्टर बी, और अगर मैं क्या निकाल दूं, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे हम क्यूपी वेक्टर को हम ऐसा बोल भी रहे थे कि क्यूपी वेक्टर जो है वो इस लाइन, क्यूपी वेक्टर जो है जो या क्यूपी लाइन जो है वो टी क्यू के भी परपेंडिकुलर है और एस पी के भी परपेंडिकुलर है। तो इसके अलांग अगर वेक्टर मुझे चाहिए तो इसके अलांग वेक्टर मुझे क्या मिल जाएगा, B1 क्रॉस B2 वेक्टर मुझे इसके अलांग मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हमें इसका इस पे प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन अगर हम लोग निकाल दें तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या करने वाले हम लोग, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, देखिए फार्मूला क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना है। तो A2 माइनस A1, और इधर वेक्टर क्या है, डॉट, इधर वेक्टर कौन सा, B1 क्रॉस B2, और नीचे मुझे क्या करना है, नीचे डिवाइडेड बाई, किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, जिस पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम प्रोजेक्ट किस पे कर रहे हैं, B1 क्रॉस B2 पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने वाले हैं। और चूंकि ये शॉर्टेज डिस्टेंस है इसलिए निगेटिव ना है, इसलिए हम इसके बाहर क्या लगा देते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है किस चीज के लिए, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस के लिए। ये हमारा फार्मूला बन गया। और इसको जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं तो आपको चीजें थोड़ा और अच्छे से क्लियर होंगी। इसके बाद इसी का कार्टेशियन ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 whose वेक्टर इक्वेशंस आर दिस एंड दिस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये जो वेक्टर, इसको तो आप पहले स्टैंडर्ड लाइन आप याद कर लीजिए, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, और दूसरी लाइन हमारे क्या होगी, R इज इक्वल टू, ठीक है, R2 नहीं होगा बल्कि R इज इक्वल टू, दूसरी लाइन हमारी होगी R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, ठीक है। क्या ऐसा है, जरा सा देखिए आप यहाँ पे, अगर मैं इसको, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, अगर मैं इसको वेक्टर B1 बोल रहा हूँ और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, वेक्टर B2 बोल रहा हूँ, देख लीजिए कहीं प्रोपोर्शनल तो नहीं है, कहीं पैरेलल वेक्टर तो नहीं है, नहीं तो फिर ये स्क्यू लाइन का क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर ये पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा हमें, फिर दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये कैसे पहचानेंगे हम लोग, देखिए पहला जो वेक्टर है B1, उसमें आई का कंपोनेंट कितना है 2, जे का कंपोनेंट कितना -1, के का कंपोनेंट कितना 1। यहाँ पे आई का कंपोनेंट कितना 3, जी का कंपोनेंट कितना -5, के का कंपोनेंट कितना 2। इसका रेशियो आप देखिए A1/A2 इज B1/B2 C1/C2, ये बराबर नहीं आएगा, ये बराबर नहीं आ रहा है। बराबर आता तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते, तो फिर ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाती, तब हमें फार्मूला स्क्यू लाइन के बीच का न लगा के बल्कि हम पैरेलल लाइन के बीच का फार्मूला लगाते। फिलहाल ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो B1 आपको पता चल गया, B2 पता चल गया। अब देखिए ये जो चीज है अगर इसको कंपेयर करेंगे तो इसका नाम क्या है, ये A1 है हमारा, ठीक है। ये हमारा कौन सा वेक्टर है, A1 वेक्टर है। और ये जो हमारा वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है, दिस इज द A2 वेक्टर, ठीक है, दिस इज व्हाट, A2 वेक्टर, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे A2 माइनस A1। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब 2i माइनस आई कितना हो जाएगा, आई, फिर j माइनस जे कितना हो जाएगा 0,
ठीक है, और फिर माइनस के हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, आई कैप माइनस के कैप आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा, आई कैप माइनस के कैप, ये हमारा क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी, अब हमें B1 क्रॉस B2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 के लिए आपको मालूम है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट रो में हम लोग क्या लिखते हैं, आई जे के लिखते हैं। ठीक है, सेकंड रो में B1 के कंपोनेंट लिखने हैं, B1 के कंपोनेंट आप समझ ही रहे होंगे, 2 माइनस 1 1। ठीक है ना, 2 माइनस 1 1। ठीक है, ये हमारे B1 के कंपोनेंट हो गए। B2 के कंपोनेंट आपको दिख ही रहे होंगे, 3 माइनस 5 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 माइनस 5 2। इसको अगर हम एक्सपैंड करें, जैसे हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं फर्स्ट रो के लॉन्ग, आई कैप इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो माइनस 2 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, 3 मिल जाएगा। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस जे, जे वाले कंपोनेंट, जे वाले कॉलम को, जे वाले लाइन को छोड़ देंगे, कितना मिलेगा 4 माइनस 3 1 मिलेगा। और प्लस के कैप लिखेंगे, और के कैप में के वाले कॉलम को, के वाले लाइन रो को छोड़ देंगे, -10 प्लस 3 मतलब कितना मिलेगा, -7 मिलेगा। तो हमें जो B1 क्रॉस B2 वेक्टर मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 3 आई कैप, ठीक है, माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप, माइनस जे कैप और -7 के कैप। ठीक है, अब हमें इसके बाद लगे हाथ में इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूं। ठीक है ना, B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है, आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो आप, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर, जे का कोफिशिएंट कितना, -1 का स्क्वायर 1 होगा। के कैप का कोफिशिएंट कितना, -7, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 प्लस 1 कितना हो गया 50 और 59, कुल मिला के ये कितना हो गया √59। और मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, और मुझे जरूरत पड़ेगी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। मतलब जो ये दो वेक्टर हम लोगों ने निकाला है हुआ है, एक वेक्टर कहाँ पे है, ये वेक्टर A2 माइनस A1 है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों का मुझे क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये होता है कि आई कैप के कंपोनेंट को, आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ के आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 बन जा कितना हो गया 3। फिर जे कैप का कोफिशिएंट पहले वाले में 0 है, तो 0 यहाँ पे कितना -1, तो 0 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, फिर पहले वाले में के कैप का कोफिशिएंट कितना -1, यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट कितना -7, तो कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारा जो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 आ गया वो कितना आ गया 10 आ गया। अब हम फार्मूला लिखते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब इसमें अगर हम वैल्यूज रख दें, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 आपने 10 निकाला हुआ है, और डिवाइडेड बाई उसके मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना आया हुआ है, √59। ये मॉड में लिखेंगे, चूंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए ये मॉड से बाहर आ जाएगा सीधे, हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10/√59। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना सीख गए, इस क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया हो तो कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए इसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी हम लोग डेवलप करते हैं। अभी जो आपको वेक्टर फॉर्म में लाइन दी हुई थी, लाइन क्या दी हुई थी याद करिए आप सबसे पहले। ठीक है, आपको लाइन दी हुई थी वेक्टर फॉर्म में, r इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में जो आपको लाइन हमने पढ़ाया, r=a1 प्लस लैम्डा b1। ठीक, और r=a2 प्लस म्यू b2, ऐसे लाइन दिया हुआ था जब ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था। कार्टेशियन में लाइन देगा तो कैसे देगा, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में देगा। दूसरी लाइन क्या दिया होगा, x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक, तो जब आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था तो आपने उसके लिए फार्मूला कैसे लिखा, आइए देखते हैं उस फार्मूले को एक बार मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इस फार्मूले को आपने कैसे लिखा था, शॉर्टेज डिस्टेंस d इज इक्वल टू मॉड ऑफ, क्या लिखा था आपने, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ठीक है ना, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा था आपने, डिवाइडेड बाई लिखा था आपने, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है ना, नीचे क्या लिखा गया था, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, ये आपने लिखा था शॉर्टेज डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में। अब अगर आप ध्यान से समझिए इस चीज को, देखिए ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, A डॉट B क्रॉस C, है ना, ये ऐसे इसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं।
है ना। ए बॉक्स में ए बी सी लिखे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। और इसके निकालने का तरीका क्या होता है, इसको निकालने का तरीका होता है कि डिटर्मिनेंट बनाइए, डिटर्मिनेंट जो पहली रो होगी वो क्या होगी, ए के कंपोनेंट, दूसरी रो क्या होगी, बी के कंपोनेंट, तीसरी रो क्या होगी, सी के कंपोनेंट। तो अगर मुझे ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू निकालना है, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले रो में ए टू माइनस ए वन के कंपोनेंट लिखना चाहिए। अब ये समझिए कि ए वन ए टू का क्या रिलेशन है, वेक्टर से कार्टेशियन में क्या रिलेशन है। ए वन यहाँ पे क्या पॉइंट है, उस लाइन फर्स्ट लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट को कौन डिनोट कर रहा है, एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ए वन की बात करें, ए वन वैक्टर की बात करें, तो वो कितना हमारा है, एक्स वन वाई वन जेड वन, मान लीजिए आई जे के अब लगा के लिख देंगे। और जो हमारा ए टू वैक्टर है वो हमारा क्या है, एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है। इसको आपको पहचानना पड़ेगा कि x माइनस यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो x2 होगा, फिर y माइनस यहाँ पे जो लिखा होगा y2 होगा, z माइनस यहाँ पे जो लिखा होगा z2 होगा। तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। अब अगर हम a2 माइनस a1 की बात करें, अगर a2 माइनस a1, तो कितना आने वाला है, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो में हमें यही चीज लिखना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, z2 माइनस, यहाँ पे मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा इसको, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है यहाँ पे, है ना, हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, z2 माइनस z1 लिखने वाले हैं, ठीक है। ये पहले रो की बात होगी। अब दूसरे रो में b1 के कंपोनेंट लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जो b1, यहाँ पे लैम्डा के बगल b1 लिखा हुआ ना, वो यहाँ पे नीचे लिखा होता है, ये देखिए a1 b1 c1, ये वेक्टर में जो रोल b1 प्ले करता है, यहाँ पे वो कौन लिखा हुआ, a1 b1 c1। मतलब वेक्टर b1 को मुझे लिखना हुआ अगर अलग से, वेक्टर b1 को मुझे लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, a1 b1 c1, है ना। यहाँ वाला ये b1 b1 सेम मैच मत करवाइएगा, ये b1 अलग बात है, ये वेक्टर, ये कंपोनेंट है उसका। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, a1 b1 c1। इसका मतलब कार्टेशियन फॉर्म में जो लाइन दी होगी उसमें जो नीचे नंबर लिखे होंगे a1 b1 c1, इसको सेकंड रो में लिखना है। और थर्ड रो में मुझे क्या लिखना है, a2 b2 c2 लिखना है। थर्ड रो में मुझे क्या लिखना है, A2 B2 C2 लिखना है, ठीक है, A2 B2 C2 लिखना है, ठीक है। तो ये मेरा मिल गया A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। और मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। B1 क्रॉस B2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा, B1 क्रॉस B2 तो आप निकाल ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। B1 क्रॉस B2 का मतलब क्या हो गया, पहले रो में मुझे क्या लिखना है, आई जे के, और फिर B1 का कंपोनेंट कौन है, A1 B1 C1, और फिर क्या लिखना है, A2 B2 C2, ठीक है। और ये जो वेक्टर आएगा उसका मुझे क्या निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो उसका मैग्नीट्यूड जो आपका आएगा, इसको सॉल्व करने से जो वेक्टर बनेगा उसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो अंडर रूट में बनता है हमारा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये वेक्टर, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको आप ओपन करेंगे तो आई जे के फॉर्म में मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, वही चीज मैं लिख रहा हूँ, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम फार्मूले की बात करें कार्टेशियन फॉर्म में, तो जो कार्टेशियन फॉर्म में फार्मूला होता है वो थोड़ा सा लेंथी बनता है, ठीक है ना। क्या बनेगा, पहली बात, यहाँ पे बाहर तो मॉडुलस रहने वाला है, ठीक है। उसका भीतर क्या बनने वाला है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या होने वाला है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, ठीक। फिर यहाँ पे क्या रहने वाला है, a1 b1 c1, फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, a2 b2 c2, ठीक है। और डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, तो वो मैं कैसे लिखूंगा, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर,
ठीक है ना। अब देखिए इतना बड़ा फार्मूला, तो अगर इसका फार्मूला जो कार्टेशियन फॉर्म में हो जाता है ना, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो मेरी ये सलाह रहती है स्टूडेंट्स के लिए कि जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइन के बीच का निकालना हो, तो बेटर है कि आप उसको किस मेथड से आप निकालिए उसको उसको आपको जो निकालना चाहिए वेक्टर ट्रीटमेंट से उसको निकालना चाहिए। ठीक है। तो हम इसको मैंने बस जस्ट इसको आपको बता तो दिया, लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या प्रीफर करता हूँ, इसको हम लोग वेक्टर मेथड से फॉलो करेंगे। आई होप इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब हम देखिए इसको वेक्टर से कैसे वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करके लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, और फिर उसके बाद उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा इसको रफ कर लेता हूं। हम लोग इसको वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि कार्टेशियन में जो फार्मूला है वो कभी कभी एग्जाम में आपको भूल जाता है। ठीक है। तो आपको वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे चेंज किया जाता है, कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे चेंज किया जाता है, एक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तुरंत शिफ्ट करने आपको आना चाहिए, तभी आपको 3D बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। शुरू में ही मैंने आपको बताया था। ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है इसको कैसे देखिए कन्वर्ट करेंगे इसको। पहली लाइन हमारी क्या है, ये वाली है। देखिए, तो इसमें सबसे पहले आपको पॉइंट खोजना है। ठीक है ना। तो पॉइंट मैंने कैसे बताया था, इसको किससे कंपेयर करना, आपको x माइनस x1 से कंपेरिजन करना है। तो x1 कितना मिल गया आपको, x1 मिल गया -1, फिर y माइनस y1, तो y1 कितना हो गया हमारे पास, y1 भी -1 हो गया, फिर z1 भी हमारे पास कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक। फिर इसी तरीके से सेकंड लाइन को कंपेरिजन करें, x माइनस x2, मतलब x2 हमारे पास कितना हो गया, x2 हो गया 3, y2 हमारे y माइनस y2, तो y2 कितना हो गया 5, और Z2 हमारे पास कितना हो गया, Z2 इज इक्वल टू कितना हो गया 7। ठीक है। इतने से मुझे क्या पता लगेगा, जो वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ना, वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, ये लिखते हैं ना। और दूसरे लाइन कैसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। तो मुझे अभी तक इतने से क्या पता लग पाया, A1 अब हम लिख सकते हैं। A1 कैसे लिख सकते हैं, A1 कितना आ जाएगा, -1 आई कैप, फिर -1 जे कैप। A1 का मतलब पहले लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये मुझे A1 मिल गया। इसी तरीके से दूसरे लाइन पे एक पॉइंट मुझे मिल चुका है, कितना, 3 आई कैप, ठीक है, प्लस 5 जे कैप, और प्लस 7 के कैप। ठीक है। तो A1 A2 मुझे मिल चुका है। B1 B2 मुझे कहाँ मिलेगा, जो देखिए ये नीचे लिखा होगा, यहाँ पे देखिए ये जो नीचे लिखा हुआ है 7 माइनस 6 1, ये मुझे काम करेगा, हेल्प करेगा B1 लिखने में, वेक्टर B1 लिखने में। यहाँ वाला जो वेक्टर B1 है उसको लिखने में हेल्प करेगा। तो B1 कितना आ जाएगा, 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप, और कितना आ जाएगा, +1 के कैप, ये B1 आ गया। फिर मुझे B2 कहाँ से मिलेगा, B2 जो सेकंड लाइन दी होगी उसमें जो नीचे ये नंबर्स लिखे होंगे, ये मुझे B2 को लिखने में हेल्प करेंगे। तो कितना है, 1 माइनस 2 1, आई जे के लगा के लिख दिए आप इसको। तो क्या लिखेंगे, आई कैप -2 जे कैप, और प्लस कितना लिखेंगे, के कैप। तो सबसे पहले मुझे क्या निकाल लेना है, फार्मूले में किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है। फार्मूले में मुझे जरूरत पड़ेगी A2 माइनस A1 की। फार्मूले में मुझे जरूरत किस चीज की पड़ेगी, A2 माइनस A1 की जरूरत पड़ेगी। और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मुझे B1 क्रॉस B2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। सबसे पहले A2 माइनस A1 हम लोग निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 तो कितना हो जाएगा, 3 आई, और माइनस ऑफ माइनस आई, मतलब कितना हो जाएगा 4 आई कैप, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 जे कैप, और फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 7, और +1 कितना हो जाएगा 8 के कैप हो जाएगा। ठीक है। ये मुझे A2 माइनस A1 मिल गया। अब मुझे B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो B1 क्रॉस B2 के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बनाएंगे आई जे और के। फिर B1 के कंपोनेंट क्या है, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 और 1। ठीक है ना, 7 माइनस 6 और 1। ठीक है। और B2 के कंपोनेंट कितना, 1 माइनस 2 और 1, 1 माइनस 2 और 1 है। ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 को हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, आई कैप इंटू कितना हो जाएगा, -6 और +2 कितना हो जाएगा, -4 आई कैप, फिर माइनस जे कैप, फर्स्ट रो के लॉन्ग में एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 जे कैप, और के कैप के लॉन्ग कितना आ जाएगा, -14 और +6 -8 के कैप आ जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ गया, -4 आई कैप, -6 जे कैप, और -8 के कैप। तो लगे हाथ में इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूँ। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड वो कितना आ जाएगा, √16 + 36 प्लस 8 8 जा कितना होगा 64। ठीक है ना। 64 और 36 116 आ जाएगा। ठीक है ना, 116 आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। मुझे चाहिए A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये भी चाहिए मुझे। ठीक है। तो दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालना बड़ा आसान है। A2 माइनस A1 वेक्टर को पकड़िए पहले, कहाँ है वो, A2 माइनस A1 वेक्टर हम लोगों ने कहाँ निकाला था, ये है मेरा A2 माइनस A1 वेक्टर, यहाँ पे है। ठीक है,
ये मेरा है A2 माइनस A1 वेक्टर, और B1 क्रॉस B2 वेक्टर हम लोग ने कहा निकाला, ये निकाला होगा B1 क्रॉस B2, ठीक है ना, B1 क्रॉस B2। इन दोनों का मुझे क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब I का कंपोनेंट I के साथ, J का कंपोनेंट J के साथ, K का कंपोनेंट K के साथ। कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 मतलब -16 मिलेगा, ठीक है। फिर 6 और -6 मतलब कितना हो जाएगा, -36 मिलेगा। और 8 और -8 मतलब कितना मिलेगा, -64 मिलेगा। तो कुल मिला के कितना हो गया हमारे पास, -116, ठीक है। अब हम फार्मूले में अगर वैल्यू रख दें, कौन से फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में अगर हम वैल्यू रख दें, ठीक है, तो हमारे पास d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कितना आ गया, -116 अपॉन, और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना है, √116, ठीक है। तो मॉडुलस से बाहर आएगा तो नेगेटिव साइन तो गायब हो जाएगा, ठीक है ना। मॉड से जब बाहर आता है तो पॉजिटिव नंबर आता है, तो हमारे पास कितना बचेगा, 116 अपॉन √116, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, √116। और 116 का अगर आप फैक्टर करना चाहें तो कितना मिलेगा, 2 5 जा 10, बचा 1 16, 2 8 जा 16 और 2 29, मतलब ये कितना आ जाएगा, 2√29। इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों स्क्यू लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 2√29 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो स्क्यू लाइन के बीच का, जबकि लाइन हमें किस फॉर्म में दी हो, वेक्टर फॉर्म में दी हो, और दूसरी बात लाइन किस फॉर्म में हमको दी हो, लाइन हमको कार्टेशियन फॉर्म में दी हो। तो लेक्चर बड़ा ना हो, इसलिए आज का लेक्चर मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में।